एक ईश्वर में आपका स्वागत है। आज हम कुछ प्रश्न जो यहूदियों के आनुवंशिक संबंध है भारतीयों के साथ उस पर लेंगे, जो डॉक्टर भरत झुंझुनवाला सर उन प्रश्नों का जवाब देंगे। तो आपके जो भी प्रश्न होंगे कुछ महत्वपूर्ण हमने लिए हैं जो हम सर से पूछेंगे और सर उनका विस्तृत में जवाब देंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सर इस विषय के बारे में कि जो यहूदियों का भारत के लोगों से आनुवंशिक संबंध है उस विषय के बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी सर हमें दें। सर देखिए, ऐसा है कि ये जो एक्सोडस हुआ, जो कि बाइबल की एक महत्वपूर्ण घटना है, वो माना जाता है कि वो इजिप्ट से इज़राइल गए। मेरा कहना है कि वो इजिप्ट से नहीं गए बल्कि वो भारत से गए। तो अगर वो भारत से गए तो भारत के लोगों का जूस से कोई आनुवंशिक या जेनेटिक संबंध होना चाहिए। आखिर वो यहाँ से गए तो यहाँ के जीन्स को लेके गए। तो ये जो संबंध है ये हमको एक R2 जीन होता है उससे मिलता है। ये R2 जीन भारत में 10% लोगों में है और 1% आश्केनाज़ी ज्यूज़ में है। तो आश्केनाज़ी ज्यूज़ के सबसे पुराने घटक हैं, तो उनमें 1% में ये R2 जीन का होना इस बात को संकेत देता है कि इनका कुछ संबंध भारत से है। इसलिए हमको इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये जो भारत से ज्यूज़ गए वो अपने साथ ये R2 जीन को लेके गए होंगे और वो R2 जीन आज भी आश्केनाज़ी ज्यूज़ में हमको मिलता है। जी सर, जैसा कि सर ने बताया डिटेल से चीज़ों के बारे में, तो हम प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। पहला जो प्रश्न जो हमने लिया है वह है कि आश्केनाज़ी ज्यूज़ और बाकी जो यहूदी हैं या फिर जो आश्केनाज़ी यहूदी की एक तरह से प्रजाति है और बाकी प्रजातियों में क्या अंतर है और कैसे हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सर कृपया बताएं। देखिए, ज्यूज़ में मेनली 2 समुदाय हैं, आश्केनाज़ी और शेपार्डिक। और भी 2 एक समुदाय हैं लेकिन वो बहुत नगण्य हैं और लगभग 80% ज्यूज़ जो हैं वो आश्केनाज़ी हैं और करीब 20% जो हैं वो शेपार्डिक हैं। इनका जो अलगाव है ये लगभग 5वीं सदी BC में हुआ। ये वही समय है जिस समय ये बाबिलोन में इनको एनस्लेव कर लिया गया था। तो आश्केनाज़ी, क्योंकि पुराने आश्केनाज़ी माने जाते हैं, इसलिए उनमें 1% में R2 जीन का होना मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और शेपार्डिक में अगर नहीं मिलता है तो वो मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं है। जी सर, तो अगला जो प्रश्न है वह है कि यहूदियों में और अरबों में, क्योंकि वो सभी मिडिल ईस्ट में रहते हैं, तो उनमें क्या समानताएं और क्या अंतर है यहूदियों और अरबियों में? देखिए, मेरा अध्ययन तो ये बताता है कि जब मोसेस भारत से एक्सोडस में इजरायलियों को या यादवों को लेके गए तो अपने साथ वो इब्राहिम, नोआ और एडम की कहानियों को लेके गए और ये इब्राहिम, नोआ और एडम ये भारत में हुए। तो इब्राहिम भारत में हुए। अब इब्राहिम के 2 बेटे हुए, इश्माइल और आइसक। इश्माइल पश्चिम को गए, ये बाइबल खुद बताता है, और पश्चिम को उनके जो संतानें या उनके जो वंश हुआ वो अरब्स हुए, जबकि जो आइसक के संतान हुए वो भारत में ही रहे और उनको मोसेस ने एक्सोडस के समय लेकर के यहाँ से वो इज़राइल गए। तो पश्चिम एशिया में 2 तरफ से भारत से लोग आए। एक बार इश्माइल के वंशज आए और दूसरी बार आइजक के वंशज आए और दूसरी बार वाले ये ज्यूज़ कहलाए। तो इन दोनों का इसलिए हमको आनुवंशिक संबंध जो है वो भारत से मिलता है। जी सर, अगला प्रश्न जो है वह है, हम सभी मानव इतिहास के बारे में जानते हैं कि जितने भी मनुष्य हैं उनका सभी का आनुवंशिक जो संबंध है वो एक ही खून है, सबका शुरुआत एक ही व्यक्ति से माना जाता है। तो सर किस बिंदु पर लोग धर्मों में अलग हुए या लोगों में विभेद उत्पन्न होना शुरू हुआ? देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है कि अफ्रीका से लगभग आज से 160,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका से लोग जो है निकल करके बाहर आए और वो भारतीय
ओशन, इंडियन ओशन के किनारे किनारे चलते हुए साउथ एशिया को भारत पहुँचे। यहाँ पर वो स्थिर रहे और इसके बाद 25,000 वर्ष पूर्व इनमें से कुछ यूरोप को गए, कुछ अफ्रीका को गए, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो भारत की भूमि है इसमें ही ये इन सब लोगों की जड़ें हैं। अब इसके और आगे आए तो लगभग जैसा मैंने बताया कि 2000 ईसा पूर्व इब्राहिम हुए, और इब्राहिम के समय तक कोई धर्मों का अंतर नहीं था। उसके बाद इस्माइल चले गए तो वो तो हो गए अरब्स, और वो आज बने मुसलमान। और उसके 500 वर्ष बाद जब मोसेस भारत से ज्यूस को लेकर के गए, उस समय धर्मों का अंतर हुआ। तो 3 धर्म बन गए। एक बन गया इस्माइल के वंशजों का, जो कि आज के दिन मुसलमान बने। एक हो गया जिनको मोसेस एक्सोडस में लेके गए, ये ज्यूज़ बने, और ज्यूज़ के बाद इनमें से क्रिश्चियंस बने। और इन ज्यूज़ और क्रिश्चियंस का कुछ प्रभाव जो इस्माइल के वंशज थे उन पर पड़ा, तो इसलिए कुरान में भी हमको मोसेस और इब्राहिम इन सब की कहानियाँ मिलती हैं। और जो धर्मों का डिफरेंस हुआ वो मूलतः जो भारतीय जो भारत में रह गए वो तो रह गए हिंदू, और जो इज़राइल में गए वो हो गए ज्यूज़, उनसे बने क्रिश्चियंस, और जो बच गए जो अरब्स हुए उनमें से कुछ तो इस्माइल के वंशज थे। उनका क्या धर्म था मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उन पर भी मोसेस और इब्राहिम की छाप मिलती है। तो हम मान सकते हैं कि जो ज्यूज़ यहाँ से गए थे उन्हीं की छाप इस्माइल के वंशजों में भी रही होगी। जी सर। अगला प्रश्न है कि फ़िलिस्तीन और जेरूसलेम का सिंधु घाटी सभ्यता से क्या संबंध है? कृपया इसके बारे में सर प्रकाश डालिए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 हिस्से थे। एक पूर्वी हिस्सा था जो कि हाकड़ा नदी, जिसमें कालीबंगा, बिरहाना ये सब शहर आते थे, और राखीगढ़ी भी इसी में आता था। और दूसरा इसका हिस्सा हुआ सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे, जिसमें मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा इत्यादि शहर आते थे। तो मेरा ऐसा अनुमान है, ये मेरा केवल अनुमान है, जो पश्चिमी हिस्सा था वो तो फ़िलिस्तीन हुआ है। वो समुद्र का व्यापार करते थे, वो पूर्वी हिस्से से माल खरीदते थे और उसको लेकर के समुद्र के रास्ते जाते थे, और जो पूर्वी हिस्सा था वो भारतीय हो गए। तो समय क्रम में जैसा अब पहले बताया कि जो पूर्वी हिस्सा वाले भारतीय थे ये चानोदाड़ो नाम के शहर से निकल करके और इज़राइल को गए। तो ये तो हो गए ज्यूज़। तो यानी कि ऐसा समझिए जो भारतीय सिंधु घाटी, संपूर्ण सिंधु घाटी है, उसका जो पूर्वी हिस्सा है वो पहले गया और उसने पश्चिम एशिया में ज्यूज़ को स्थापित किया। उसके बाद फ़िलिस्तीन, जो भारतीय सिंधु घाटी का जो पश्चिमी हिस्सा थे, वहाँ से फ़िलिस्तीन्स निकल के गए और उन्होंने साइप्रस में अपने को बसाया, और उसके बाद धीरे आस्ते 12वीं सदी में उन्होंने मेन पश्चिम एशिया की भूमि पर आक्रमण किया और वहाँ पर अपने सेंटर्स बनाए। इन दोनों का मौलिक संबंध भारत से है। जो जेरूसलम है, जेरूसलम का संबंध भारत से इस बात से है कि जो ज्यूज़ गए, जो भारत के पूर्वी हिस्सा से ज्यूज़ गए, उन्होंने अपनी राजधानी जेरूसलम बनाई, और जो भारत के पश्चिमी हिस्सा से गए वो जा कर के बाद में उन्होंने इज़राइल के समुद्र तट पे अपने खेमे बनाए, और ये फ़िलिस्तीन कहलाए। तो इन दोनों का संबंध तो मेरे को भारतीय सभ्यता से ही दिखता है। जी सर। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कि इजराइल की जो 12 लुप्त प्रजातियां हैं, जिनके विषय में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, उनका भारत से कैसा संबंध है और वो कैसे जुड़ी हुई हैं हमसे? देखिए, मेरी जो समझ है कि जब मोसेस ने एक्सोडस को लीड किया तो उसमें कोई ऐसा विवरण नहीं आता
कि जेकब के 12 संतानों के कुछ हिस्सों को उन्होंने छोड़ दिया हो, कुछ को ले गए हों, ऐसा तो कुछ नहीं मिलता। ऐसा प्रतीत होता है कि सब के सब चले गए। तो 12 ट्राइब्स भारत से गई इजराइल, और वो 12 वहाँ रहीं, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई विवरण नहीं मिलता। लेकिन जब 5वीं सदी BC में जब इनको वहाँ से निष्कासित किया गया और इनको बेबीलोन ले जाके दास बना दिया गया, इसके बाद कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। ऐसा संभावना दिखती है कि 12 ट्राइब्स में से कुछ ट्राइब्स, मोस्टली 2 का नाम आता है, 2 ट्राइब्स वहाँ से वापस इज़राइल न जाकर, वापस जेरूसलम न जाकर के वो वहाँ से भारत को आ गई हों। तो इसलिए भारत के पूर्वोत्तर में कुछ लोग अपने को इज़राइल के ट्राइब्स की बात कहते हैं, वो गलत नहीं है। वो संभव है कि वो उन ट्राइब्स के वंशज हों जो कि 5वीं सदी में बेबीलोन की दास्ता से छूटने के बाद वापस न जाकर के भारत को आ गए हों। जी सर, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कि हम जानते हैं कि 2 स्थान बाइबल में जिनका मेंशन है, गोसेन और मिस्राइम, जो कहा जाता है, ऐसा बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि उनका इजिप्ट से संबंध है। तो क्या उनका इंडस वैली से भी कोई संबंध है सर? देखिए, बाइबल में न तो इजिप्ट का कोई नाम है, न इंडस वैली का कोई नाम है। जी सर। बाइबल में केवल नाम है मुख्यतः मिस्राइम। गोशेन तो उसके बाद जुड़ जाता है उसमें। जी सर। मेन जगह उसका नाम है मिस्राइम, और मिस्राइम का विवरण इब्राहिम के समय आता है। इब्राहिम भी जब गए थे दक्षिण को तो वो मिस्राइम गए थे। जी सर। तो प्रश्न इस बात का है कि इजिप्ट के लोग अपने को केमेट कहते थे, और केवल 13वीं सदी BC के बाद उनको मिस्राइम कहा जाने लगा, मिस्र कहा जाने लगा। जबकि भारत के लोगों में मथुरा नाम जो है बहुत समय से प्रचलित है। राम जी की कहानी में भी मथुरा का विवरण आता है। और मथुरा और मिस्राइम में M, T और R ये तीनों व्यंजन मिलते हैं। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि ये जो मिस्राइम शब्द है ये मूलतः भारत के मथुरा के लिए उपयोग किया गया। अपने यादवों के नरसंहार के बाद कृष्ण अज्ञात स्थान को चले गए थे, तो मथुरा से कृष्ण का बाहर जाना और मोसेस का मिस्राइम से एक्सोडस को ले जाना एक ही घटना हो सकती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि मिस्राइम मूलतः भारत का हिस्सा है, और भारत को ही मिस्राइम के नाम से जाना गया। लेकिन वहाँ जाने के बाद समय क्रम में उनको बहुत प्रताड़ित किया गया ज्यूस को, खासकर बेबीलोनियन कैप्टिविटी में या अन्य समय। तो उन्होंने उस समय वो भूल गए कि हम भारत से आए थे, या कुछ और कारण रहे हों जिसके बारे में हमको नहीं पता, और उन्होंने अपने मिस्राइम को इजिप्ट से जोड़ लिया। इसलिए इजिप्ट का जो कहानी है वो बाद में आती है। न तो इजिप्ट में कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, न कोई एटिमोलॉजिकल यानी कि शब्दावली का एविडेंस है, न इजिप्ट में जो लोकल कहानियाँ हैं उनका कोई संबंध मिलता है बाइबल की कहानियों से। इसलिए मेरे को तो लगता है कि इजिप्ट की बात पूरी तरह फर्जी है, और ये जानबूझ के नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की सूचना के अभाव में उन लोगों ने अपने को इजिप्ट से आया बताया। जी सर। अगला जो प्रश्न है वह है कि क्या द्रविड़ लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का मूल निवासी कहा जा सकता है? ऐसा बहुत लोग मानते हैं कि जो द्रविड़ लोग हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी हैं। नहीं, ये मेरे हिसाब से ये पूरी तरह संभव है। हुआ ये कि जब 1500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता कोलैप्स कर गई, जब यमुना नदी पश्चिम को न बह कर के पूरब को बहने लगी और यमुना नदी के किनारे जितने शहर थे वो सब कोलैप्स कर गए, उस समय सिंधु घाटी के चारों तरफ रहने वाले लोग चारों तरफ फैले, बिखर गए। कुछ पूर्वी भारत को गए, कुछ दक्षिण भारत को गए, और कुछ पश्चिम को गए, जिसको मोसेस के एक्सोडस को हम मानते हैं। इसलिए दक्षिण को जाना पूरी तरह संभव है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के नीचे 1500 ईसा पूर्व के पहले कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी बसावट है ये सिंधु घाटी के कोलैप्स होने के बाद ही आई।
इसलिए ये पूरी तरह संभव है कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वे दक्षिण को गए और वहाँ उन्होंने तमिल या जो भी दक्षिण भारत की भाषाएं हैं उनको बनाया। एक और संभावना ये भी जताई जाती है कि समुद्री मार्ग से कुछ लोग अफ्रीका से आकर के भारत के दक्षिणी हिस्से में जाके बसे और इनका भी कुछ हिस्सा दक्षिण भारतीयों में हो सकता है, क्योंकि दक्षिण भारतीयों में भी कुछ ऐसा सुनने में आता है कि दो तरह के लोग मिलते हैं, कुछ थोड़े डार्क कलर के हैं, कुछ फेयर कलर के हैं, लेकिन यह मैंने अध्ययन नहीं किया है तो इसके बारे में ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा। केवल इतना तो हम कह ही सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से लोग निकल करके दक्षिण को ज़रूर गए थे। जी सर। अगला जो प्रश्न है वह है कि क्या कारण है कि केरल में, तमिलनाडु में और कुछ और भारतीय राज्यों में डोलमेंस पाए जाते हैं जिनका संबंध यहूदियों से है? देखिए, डोलमेंस केवल केरल और तमिलनाडु में नहीं, बल्कि ये इज़राइल से चलते हुए दक्षिण रूस होते हुए भारत में झारखंड आदि राज्यों में रहते हुए और ये सिंध में भी रहे और ये दक्षिण भारत में मिले। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि किसी समय जब वहाँ यहूदियों को उत्पीड़ित किया गया तो वो वहाँ से निकले और जगह जगह रुकते हुए इन्होंने अपने डोलमेन बनाए जिनका इनका किसी मृत्यु से कोई संबंध है। और ये डोलमेन की श्रृंखला केरल के एक शोधकर्ता हैं इब्राहिम बेनहर, उन्होंने पूरा रास्ता निकाला है कि किस प्रकार से सीरिया के गोलन हाइट्स से लेकर के और दक्षिण रूस से होते हुए ये सिंध और भारत में पहुँचे। तो ये केवल दक्षिण भारत का मामला नहीं है, ये संपूर्ण पूरी यात्रा का मामला है जो रिवर्स माइग्रेशन है। हमको ध्यान रखना चाहिए कि दो माइग्रेशंस हुए, एक माइग्रेशन हुआ भारत से इजिप्ट को और दूसरा माइग्रेशन हुआ इजिप्ट से वापस भारत को कम संख्या में, लेकिन दोनों माइग्रेशंस भारत और इज़राइल के बीच में हुए। इसलिए कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि क्या ये दोनों एक ही थे या दोनों अलग थे। तो ये दोनों अलग थे, अलग समय पे थे। जो यहाँ से गए वो 1500 ईसा पूर्व गए और जो उधर से आए वो 500 ईसा पूर्व आए। इस प्रकार से हम दोनों को अलग अलग देख सकते हैं। जी, तो इस प्रकार सर ने सभी प्रश्नों का बहुत विस्तार से और सटीक जवाब दिया। अगर आपके भी कुछ प्रश्न हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है कॉमन प्रोफेट्स और एक ईश्वर, उस पर आप कमेंट्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका हम विस्तार से अगली वीडियो में जवाब देंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद और एक ईश्वर को कृपया करके आप सब्सक्राइब करिए और अपने जो भी मित्र हैं उनसे शेयर करिए। धन्यवाद।